हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। एंड आज हम बात करने वाले हैं IBPS SO का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 30 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसकी बात करें। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ना, पहले ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम बहुत इजी होगा या फिर कि मतलब इतना टफ होता नहीं है, लेकिन पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इजी नहीं था। ठीक है। और जैसे कि आपको बताइए कि इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद काफ़ी टाइम भी मिला है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ सेक्शन है, जैसे मैंने जो एग्ज़ाम दिया वो लॉ स्ट्रीम से दिया है, जैसे कई है मार्केटिंग से या IT से थे, और उनका जो सेक्शन होता है वो अलग आता है, लेकिन बाकी जो लेवल था वो सब फील्ड्स में सेम ही था। सारी स्ट्रीम्स का जो लेवल था वो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बात करी थी तो वो लोग जो स्टूडेंट थे वहाँ पे जो आए थे कैंडिडेट्स, वो भी बोल रहे थे कि जो एग्ज़ाम था वो बहुत डिफ़िकल्ट था। जो सेक्शन वाइज जैसे 50 क्वेश्चंस थे। 50 क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आपको जैसे 40 मिनट्स मिलते हैं ईच सेक्शन के लिए, तो ये एग्ज़ाम 180 मिनट्स का होता है, ऐसा 160 मिनट्स के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लग ही जाता है। जैसे मैंने जैसे एक IT वाले स्टूडेंट थे, उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि जो उनका जो सेक्शन है तो उनमें मैथ्स आता है। मैथ्स जो था वो IT वालों के लिए ईजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन उनका क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का जो पूरा एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, टाइम टेकिंग था क्वेश्चंस, इवन जो नंबर सीरीज आ रही थी वो भी उनके लिए टाइम टेकिंग थी। ठीक है। राजभाषा और लॉ वालों के लिए क्या होता है, जो राजभाषा और लॉ वाले होते हैं उनके लिए जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आता है। बाकी सब में सेक्शन सेम रहते हैं। जैसे फर्स्ट पे रहेगा आपका इंग्लिश, फिर उसके बाद आपका आता है रीजनिंग, फिर उसके बाद आता है थर्ड सब्जेक्ट जो कि लॉ में और राजभाषा में जनरल अवेयरनेस है। बाकी सब स्ट्रीम में आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने जो एग्ज़ाम दिया था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था, सुबह 8 बजे वाली रिपोर्टिंग टाइम पे थे। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी दूर आया था, तो दो घंटे लगते हैं वहाँ हमारे, जो मेरा रेजिडेंस है वहाँ से जाने में। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि इंग्लिश का कैसा एग्ज़ाम आया था। ठीक है। इंग्लिश का जो कॉम्प्रहेंसिव थे, जैसे दो कॉम्प्रहेंसिव आए थे। दो कॉम्प्रहेंसिव में जैसे फर्स्ट मेरा कॉम्प्रहेंसिव से स्टार्ट हुआ था, तो मेरा जो था वो फर्स्ट वाला ही मॉडरेट लेवल का था। इजी तो नहीं था, है ना। पूरा आपको रीड करके फिर उसके आंसर, क्वेश्चन को देख के आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग से बताना पड़ रहा है। आपको एज इट इज़ लाइन वाइज आंसर नहीं मिलेंगे। तो इसमें मेरे 10 क्वेश्चन आए थे, जो जिसमें से मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्योंकि 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें आपको बताना होता है ना कि आप कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप फाइंड करो। तो उसमें क्या टाइम टेकिंग हो रहा था। ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आया था जैसे अपना मेरा क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट में आप थे मेरे 7 क्वेश्चन थे। इसमें भी ये ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का ही था। पूरा जो पैराग्राफ था वो पढ़ना हो रहा था और फिलअप्स पढ़ने थे उसमें, पूरा समझ के साथ ही कि आगे आप जब नेक्स्ट लाइन पे जाओगे या उससे अगला स्टैंडर्ड पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ऊपर क्या, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो एरर्स आई थी, बताना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही है। तो वो इजी थे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ग्रामर रूल्स के तो ठीक है। बाकी कुछ ऐसे थे जो थोड़ा सा बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स उसमें चाहिए होती है। तो ये एरर डिटेक्शन में तो इतने ही आया था। इसके मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन इसके थे। फिर उसके बाद वर्ड स्वैप आया था। वर्ड स्वैप मुझे इजी लगता है तो मेरे लिए तो ठीक था। बाकी हाँ, ये भी पढ़ना पड़ रहा था। फिर पैराजंबल्स आए थे, पैराजंबल इजी था। एक पैरा वाला नहीं था इसमें, अलग अलग क्वेश्चन के सबका पैराजंबल अपने आप बना के देने थे। ठीक है। तो ये भी ठीक आया था। मैं ये नहीं कहूँगी इंग्लिश का लेवल इजी था, बट इसका लेवल मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। और फिर उसके बाद एक और कॉम्प्रहेंशन आ गया था। उस कॉम्प्रहेंशन में क्या था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही थी जो हम लोगों को समझ ही नहीं बैठ रही थी कि
क्या है, क्या कैसे करेंगे, इसको समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम चला गया। जाना तो नहीं चाहिए बट पता नहीं कैसे उसमें उस कॉम्प्रहेंसिव में लिटरली ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ ऐसी लाइंस थी, जैसे मेरा में जो था वो जो स्पेसेस होती हैं वाटर बॉडीज उनके ऊपर था, तो उसमें थोड़ा फाइंड करना पड़ रहा था, आपको बताना पड़ रहा था, ऐसा पूरा आया था। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा जो सेक्शन था वो था रीजनिंग का, है ना। रीजनिंग वाज टाइम टेकिंग एक्चुअली, इसमें बहुत सारी पजल आई थी, बहुत मतलब मैं कह रही हूँ कि उसमें लेंथी पजल ही 4 पजल लेंथी थी। एक पजल जो था वो थोड़ा सा जैसे सिटिंग अरेंजमेंट था, उसमें शायद जो सिटिंग अरेंजमेंट में क्या था, उसमें शायद वेरिएबल का मुझे लग रहा था, क्योंकि एक ऐसे स्क्वायर बेस आई थी जिसमें से 4 अंदर देख रहे हैं, 4 बाहर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 प्रोजेक्शन लेने के बाद भी जो V और W की पोजीशन थी वो बैठ ही नहीं रही थी, मतलब उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ बिठाने, क्योंकि ये एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल थी, जिसमें ये था कि आप इनको बिठाना है और इनको अलग अलग कलर्स पसंद है। कलर था, पता नहीं क्या सिटी था, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही था, पर उसमें V और W की पोजीशन नहीं पता चल रही थी, तो ये बहुत टाइम टेकिंग थी। इस मुझे लगता है कि मैंने इसमें मेरे 2 मिनट से ऊपर ही मैंने उसमें ख़राब कर दिए थे। ब्लड रिलेशन आया था, ब्लड रिलेशन अच्छा था, उसमें भी 2 प्रोजेक्शन पे ही वो बना था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार में बन गया, नहीं, वो 2 प्रोजेक्शन लेने के बाद ही बन रहा था। और ये जो मैं बता रही हूँ जिसमें जैसे ये ब्लड रिलेशन आया था ना, उसमें भी आपको पूरा सेट बनाना पड़ेगा, उसमें फादर और मदर का रिलेशन दिखाने के बाद जो उनके ग्रैंड सन थे, ग्रैंड चाइल्ड थे, वो नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए मुझे दूसरी पजल उसको दूसरा उसकी प्रोजेक्शन लेनी ही पड़ रही थी। और फिर उसके बाद आया था फ्लोर बेस पजल आई थी, फ्लोर बेस ऑफ कोर्स ये भी टाइम टेकिंग थी। इसमें अलग अलग फ्लोर पे बैठे हैं और अलग अलग कलर्स पसंद करते हैं, ये वाला था। फिर एक पजल आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जैसे वो बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये बोला था कि क्या बोला था कि आपको ये अलग अलग सिटी से हैं, फिर इसमें आपको बताना है कि ये 2 किसी एक सिटी से नहीं हो सकते, ये वाला क्वेश्चन था। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट एंड डायरेक्शन वो सॉरी डायरेक्शन से एक क्वेश्चन आया था, डायरेक्शन का क्वेश्चन कुछ बहुत ही इजी था, मतलब बन गया था, इजीली बन रहा था वो, मतलब दूसरी। और एक और क्वेश्चन आया था, हाँ, एक था मंडे टू सैटरडे वाला क्वेश्चन था, वो पजल ही थी, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, वो फ्लोर बेस्ड पजल मान लो उसको। सैटरडे तक है और कौन कैसे जाता है, इसकी एक में नहीं बन रही थी, फिर जब हमने दूसरी प्रोजेक्शन में बनाया तो उसमें बन रहा था। पर मुझे लगता है कि दूसरी प्रोजेक्शन में भी उसके 2 सेट बन रहे थे, तो ही वो आंसर आएगा। तो कह सकते कि पजल्स अगर मतलब जैसे ये बोल सकते हैं कि प्री के हिसाब से जिस हिसाब की पजल दी थी वो खासकर एसओ में, तो मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी था, बहुत टाइम टेकिंग था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी इसका लेवल था। एक्चुअली होल पेपर वॉज वेरी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ईजी कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आए थे, इसमें स्लॉग्स नहीं आए थे, इनइक्वालिटी वेरी इजी, इनइक्वालिटी अच्छी आई थी, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बन गए थे। अगर एक इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन आया था, इनपुट आउटपुट वाले जो क्वेश्चन थे वो भी टाइम टेकिंग थे, बहुत सारा उसमें सेट बनाना पड़ते, आई थिंक 7 to 8 उसके स्टेजेस स्टेप्स आ रहे थे, तो उसमें भी वो भी टाइम टेकिंग था। फिर उसके बाद जो रीजनिंग का जो सेक्शन होता है ना, जिसमें आपको एबिलिटी बतानी होती है, जैसे मेरा तो फर्स्ट ही क्वेश्चन ऐसा आया था कि जिसमें आपको ये बताना था कि फर्स्ट से या हो रहा है, सेकंड से हो रहा है, या दोनों से नहीं हो रहा है, तो वो क्या दोनों पूरे पूरे बनाने पड़ रहे थे दोनों के, तो उसमें भी टाइम चला गया काफ़ी। तो ये है कि आप पूरे तो इसमें अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। आई थिंक गुड अटेम्प्ट इंग्लिश में भी मैं बोलूँ तो 30 to 35 तक ठीक था, काफ़ी अच्छा वेटेज था इसका। ठीक है, इतना ही हो पा रहा था क्योंकि 2 वर्ड्स आए थे, एक फर्म था और एक और वर्ड था, उससे स्टार्टर्स आए थे इंग्लिश में। ठीक है, स्टार्टर्स भी पूछे थे, 2 क्वेश्चन स्टार्टर्स के थे, 2 क्वेश्चन वर्डसवेप के थे, मिसेस स्पेल्ट का था,
ठीक है। ऐसे पूरा होल पेपर वॉज वेरी मतलब कि टाइम टेकिंग, तो आपको कुछ ना कुछ छूट ही रहा था उसमें, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। हो सकता है बच्चों ने कर रहे हो, बट आई थिंक एक्यूरेसी उतनी ही रह जाती है फिर। और रीजनिंग में भी सेम ही चीज़ थी कि जैसे अगर उसमें क्वेश्चन पूछे गए तो वो भी उन लोगों ने ऐसे ही पूछे थे, तो मैंने तो वो क्वेश्चन छोड़ ही दिए जिसमें स्टेटमेंट्स दी जाती है और आपको रीज़न बताने होते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने पूरे स्किप किए थे क्योंकि फालतू में नेगेटिव लगवाने हैं इसीलिए। और इसीलिए इनइक्वालिटी का क्वेश्चन का लॉक्स बिल्कुल नहीं आए थे। तो रीजनिंग का सेक्शन भी टाइम टेकिंग था, इस वजह से उसको मॉडरेट कहा जा रहा है। वैसे बनाने वाले तो बन ही गई थी, जैसे चार की चार पजल बनाई है तो इनपुट आउटपुट छूटेगा आपका, ठीक है। तो इनपुट वाला क्वेश्चन छूट गया था। अब जो सबका मेन है वो मैं बता देती हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। जीए का जो क्वेश्चन था, जीए का जो सेक्शन था, आपको पता है लास्ट 6 मंथ हम लेके चलते हैं कि लास्ट 6 मंथ से तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। हाँ, इतना टाइम अब की बार काफ़ी मिल गया है कि लास्ट 6 मंथ नहीं, लेकिन लास्ट 4 मंथ तो हम कवर कर रहे थे। जैसे मार्च से लेके हमने जुलाई पूरा कवर किया था, जिसमें बैंकिंग न्यूज़ थी, फाइनेंशियल जितना था, इकोनॉमिक्स जितना था, फिर आपका स्टैटिक वाला पार्ट सारा हमने कवर किया हुआ था, ठीक है। लेकिन अगस्त मंथ से भी 2 क्वेश्चन तो अगस्त मंथ के ही पूछे गए थे। मतलब आप देख लो कि अगर आपका पेपर मंथ लास्ट में हो रहा है तो आपको उसके 20 डेज के स्टार्टिंग के आपको करंट अफेयर पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे डिफ़िकल्ट थे जो आप, मुझे नहीं लगता कि उस करंट अफेयर की न्यूज़ में आ रहे थे, क्योंकि मैंने पीडीएफ्स का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैंने 4 बार रिवीजन किया है, मॉक लगाया है, और उसके बाद भी वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे थे, ठीक है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि हम जीए का लेवल हार्ड था, डिफ़िकल्ट से भी मैं एक लेवल ऊपर ही मानूंगी। तो इसकी जो ओवरऑल इसका जो सेक्शन था उसमें आपके गुड अटेम्प्ट 20 जा रहे, गुड अटेम्प्ट मतलब विद एक्यूरेसी। अगर आप तुक्के भी लगाओ तो आप 30 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें भी आपके नेगेटिव लग जाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछ लिया इज़ वेरी इजी, ठीक है। एक्सरसाइज हम पढ़ के जाते हैं, ठीक है, कहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट हो रही है चीज़ें वो हम पढ़ के जाते हैं। बट कोई ऐसा स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन आए थे जो बैंकिंग रिलेटेड भी नहीं थे, फिर भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पेपर जो बन रहा है वो शायद लेवल को अप करने के लिए बन रहा है, तो उस हिसाब से दोनों ही सेक्शंस, दोनों ही जो पार्ट हैं वो बहुत मतलब मैं तो कह रही हूँ कि रीजनिंग और जीए वाला सेक्शन ही है जो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको पुश कर सकता है, बाकी तो ठीक है। तो अभी जैसे तीनों सेक्शन के बाद मैं बात करती हूँ कट ऑफ की, कि कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी उससे कम जाने के चांसेस हो सकते, पर बहुत कम नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं उनका हो जाता है तो फिर समझ में आ जाता है कि अच्छा हमने इतना किया था और इतना बैठ रहा है, ठीक है। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, ओके। तो कट ऑफ के आप कोई भी प्रिडिक्ट करें आप उस पर मत बैठो, क्योंकि IBPS अपनी खुद की कट ऑफ निकालता है और आपको पता है जो भी प्रिडिक्शन आती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपका ओवरऑल स्कोर जो है अच्छा, जैसे अगर आपने 50 भी आ रहा है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप प्री के क्वालिफाई कर लेंगे, आपका प्री क्लियर, ठीक है। 50 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी भाई। 150 का है तो आप ये मान के चलो कि हो ही जाएगा, ठीक है। और सेक्शन वाइज कट ऑफ जीए की मुझे लगता है कि 7 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वैसे तो रीजनिंग की भी कट ऑफ जो है 15 से अब नहीं जानी चाहिए, और इंग्लिश की कट ऑफ भी
ये मान लेते हैं कि 12 to 15 से अबव नहीं जानी चाहिए। ठीक, ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि लास्ट ईयर भी इससे कम ही कट ऑफ रखी गई थी। तो प्री में अगर आपके 50 से अबव 50 तक भी आ रहे हैं, 50 तक मतलब 50 से ऊपर आ रहे हैं और 50 भी आ रहे हैं, तो आपका चांसेस है कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा। अब आगे क्या करना है हमको, देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि बैठना मत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी प्री का रिजल्ट आएगा। लास्ट टाइम में जब प्री का रिजल्ट आया था तो सिर्फ 10 दिन मिले थे मेंस के लिए, ठीक है। तो बैठना मत। और पिछले लास्ट टाइम तो एक ही मंथ था, 1 महीने में ही मेंस हो गया, फिर 1 महीने बाद ही प्री हो गया था, ठीक है। मतलब प्री हुआ फिर उस तुरंत ही मेंस हो गया था। ऐसा 9 नवंबर को प्री का एग्जाम हुआ और 14 दिसंबर को मेंस का एग्जाम हुआ था और 5 दिसंबर को प्री का रिजल्ट आया था, ठीक है। तो अब आप 5 to 14 भी देखोगे तो आप देखो आपको टोटल 9 डेज ही मिले, ठीक है। 14 को तो एग्जाम ही था, तो आपको इतना ही टाइम मिला था। इसीलिए अभी आप बैठना मत। आपका ऐसा लग रहा है कि मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तो आप अपनी फील्ड का पढ़ते रहो मेंस में, क्योंकि मेंस की कट ऑफ 60 नंबर से, जैसे मैं लॉ की बात कर रही हूँ तो आपको कम से कम 60 से ऊपर लाना, मतलब 60 तक पहुँचना है कैसे भी करके। भाई मैं कट ऑफ ही नहीं क्लियर करूँ, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके मेंस स्कोर पे डिपेंड करेगा। इंटरव्यू में आप कितना भी लेके आओ, मेंस के स्कोर अच्छे है तो आपका हो जाएगा। तो आप अभी आपके पास पूरे 2 महीने हैं। अब 9 नवंबर को मेंस का पेपर एग्ज़ाम डेट दी हुई है, ठीक है, मेंस के लिए। तो आपको क्या करना है, देखो अब आज 1 सितंबर है, ठीक है। 1 सितंबर to 1 नवंबर हम लेके चलते हैं, हमारे पास पूरे 2 मंथ्स हैं, ठीक है। इन 2 महीनों में आप अपनी फील्ड का, जैसे मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो लॉ, लीगल के सारे लॉ आप रिवाइज करो। पहले आप स्टडी करो डिटेल में, ठीक है। बेयर एक्ट्स वगैरह फॉलो करो, फिर मॉक लगाओ, फिर देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। और उसके अभी बहुत टाइम है, अभी आपको ये सब तैयारी तो करनी नहीं है कि आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसको आप अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से अपने अंदर दिमाग में घुसा लो कि जब आप क्वेश्चन करने बैठो मॉक में भी तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ठीक है। और रिवाइज करो, बहुत सारे लॉ हैं, डिफाइन नहीं होता लॉ का चैप्टर, मतलब लॉ के सारे सब्जेक्ट। तो जैसे जैसे अपने वाईटी चैनल्स पे देखे होंगे काफ़ी लोग बताते हैं ये लॉ है, ये लॉ है। और मैं आपको बता रही हूँ, जैसे वेटेज बताते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन का ज़्यादा है, किसी का ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लास्ट ईयर भी बोला गया था, लेकिन इतने क्वेश्चन उन सब्जेक्ट से नहीं आए जितने आपके 2-2 नंबर वाले सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप वेटेज के ऊपर तैयारी मत करना, आप हर सब्जेक्ट की तैयारी करो, खासकर वो सब्जेक्ट जो बैंकिंग से रिलेटेड है। आईबीसी है, सॉल्वेंसी है, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन है, आरबीआई एक्ट है, ये सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ के जाना। बहुत आता है इससे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने सीपीसी आईपीसी आप पढ़ सकते हैं, ये बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो। एमसीक्यू पढ़िए डिटेल, उसको पूरा एक बार समझिए कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। नहीं तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल, उस पर आप देखना, मैं उस पर आपको प्रोवाइड करा दूँगी। टेलीग्राम चैनल को आप उस पर ज्वाइन हो जाइए, लर्न टू ग्रो नाम से ही है, ठीक है। और उस चैनल पे आपको सब चीज़ मिल भी जाएगी और आगे की क्या तैयारी रहेगी, मैंने किस तरीके की चीज़ों को रेफर किया था वो भी मैं आपको समझा दूँगी, बता दूँगी, ठीक है। तो आप छोड़ना मत, ये 2 महीने का बहुत टाइम है, बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। 1 महीने आप स्टडी करो, 1 महीने आप रिवाइज कर सकते हो डेली, आपका जैसा आपको सूटेबल होता है, आपका जो रूटीन है उसमें आप कैसे आप उसको अपने आप सेट होते हो उसमें, ठीक है। वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है, और यही आपको चीज़ें करनी है। बस प्री देख के शांत मत बैठ जाना। अभी जैसे 2 दिन हो गए हैं तो कोई बात नहीं, रिलैक्स होना होता है, कोई बात नहीं। अभी बहुत सारा यही चल रहा होगा एनालिसिस वगैरह, अब बस हो गया। अब आज 1 तारीख है, आप आज से पढ़ना शुरू कर दो बस, और सारा अपना ध्यान लगा दो लॉ में। अगर आपका प्री नहीं भी हुआ तो भी आपका ये नॉलेज आपको किसी और एग्ज़ाम में जो लीगल का है या आपकी जो फील्ड है उसका है, उसमें ज़रूर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो नॉलेज तो कहीं नहीं वेस्ट होने वाली, इसलिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान लगाते रहिए। बहुत अच्छा समय है अभी,
और फ्रेश माइंड से पढ़ना, सारे लॉ कवर कर लेना और फिर उसके बाद मुझे बताना। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना, शेयर करना, और बस अपना स्टडी पे पूरा ध्यान देना। थैंक यू।